हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। चूंकि आपकी परीक्षा की अंतिम घड़ियां हैं, सो आपकी एकाग्रता भी कुछ ज़्यादा ही होगी और बड़ी ही इसमें आप सीरियस होकर के अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, आपके फिर भी कमेंट और लाइक हमें बताते हैं कि आप चाहते हैं फटाफट ही क्लास हम आपको कंप्लीट करा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट में जो आपको रिवीजन के लिए सीरीज हमने दी, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो। आप अपने 20 में 20 नंबर तालिका और ग्राफ के द्वारा कंप्लीट कर लें। तो कम से कम आज ग्राफ वाली वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और आगे आपको रिवीजन के लिए तालिका वाले सारे क्वेश्चन दे देंगे, यानी टेबुलेशन वाले। क्लास में तो सारी चीज़ें हमने पढ़ाई ही हैं आपको, लेकिन यहाँ पे जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं या फिर आने वाले संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पर हम डिस्कस इस वक्त आपके साथ कर रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से जो कुछ आपने पढ़ा लिखा है वो आपका रिवीजन हो जाए। इस वक्त आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक दिख रहा है आपको। पीडीएफ सभी स्टूडेंट के पास होगी, जिससे किसी के पास ना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए। टेलीग्राम चैनल से जाके अपने वीडियो को आप वीडियो के साथ साथ पीडीएफ को डाउनलोड करिए, देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर 32 नंबर के क्वेश्चन को देखूं तो सबसे पहले डायरेक्शन में क्या लिखा है कि नीचे दिए गए दंड चित्र यानी बार डायग्राम की बात की गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बल्लेबाज द्वारा 10 भिन्न भिन्न पारियों में बनाए गए रनों को दिखाया गया। यानी आपका एक कोई फेवरेट क्रिकेटर है जिन्होंने अपनी लाइफ में अभी 10 पारियां खेली और यहाँ पर उसका जो परफॉर्मेंस है बार डायग्राम के माध्यम से या दंड आरेख के रूप में दिखाया गया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये रन को शो किया गया और ये उसने जो इनिंग्स खेली है पारी, उसको बता दिया गया। अब इसके बेस पे सबसे पहले अगर हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करें तो देखिए 32 को अगर हम देखेंगे तो लिखा कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक रन बनाए। अब अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए तो जो आपका बार डायग्राम दिया गया, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि औसत का मतलब क्या है। बार बार हमने पढ़ाया आपको कि राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या होगी। तो यहाँ पे अगर एवरेज निकालना है तो सबसे पहले वो हम एवरेज आपको यहाँ पे निकालना चाहेंगे। तो एवरेज के लिए देखिए क्या करेंगे हम, आप गौर करिएगा तो 1 से लेकर 10 तक पारी है। तो पहली में आप दिख रहा होगा कि भाई 108 रन उन्होंने बनाए। दूसरे में ध्यान से देखिए, फिर उन्होंने 65 रन की पारी खेली। आगे जब हम बढ़ते हैं तो सिर्फ बहुत जल्दी और सस्ते में निपट गए, 13 रन बना के लौटना पड़ा है। इसके आगे की जब हमने बात की तो उन्होंने 113 रन की पारी खेल लिया। फिर हमारे बैट्समैन ने 78 रन की पारी खेली। इसके बाद 109 रन, ठीक है, प्लस आगे कंटिन्यू रखता हूं। फिर उन्होंने 72 यानी 72 रन की पारी खेली। फिर आ गया 57 यानी 57 रन। इसके बाद ये हो जाएगा हमारे लिए 104 रन, फिर 106 रन आ गया। तो अगर ये 106 रन आ गया आपके पास, टोटल पारियों की संख्या पहले से हमें क्लियर है, वो 10 हैं। अब अगर हम इन सारे नंबर्स को अच्छे से जोड़े तो आप लोग भी जरा फटाफट जोड़िए और जोड़कर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सम कितना आ रहा है। जोड़ लिया सबने? बहुत अच्छे, फटाफट जल्दी बताओ कितना आया। 825 बटे 10। आप ही बता दें एवरेज कितना निकल के आएगा, 82.5। तो यानी इनका जो सारी पारियों का एवरेज निकल के आ गया डियर स्टूडेंट्स, वह एवरेज है 82.5। अब हम अपने इस प्रश्न पर फोकस करें तो आपको एक बात समझ में आ गई कि हमने अभी जस्ट सॉल्व किया तो सारी पारियों का एवरेज हमने निकाला 82.5 रन का। इनका ये कहना था कि कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक, औसत रनों से अधिक। अब ध्यान दो कि उसका औसत रन 82.5 का है। क्यों भाई, यही ना।
अब आप आराम से बार डायग्राम जो आपका चित्र दिया गया है आप उसे देखें, वो आपको आराम से पता चल जाएगा कि किसमें उसका 82.5 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पारी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इसकी पारी नंबर 1, पारी नंबर 1 में ध्यान से देखिए 108 रन बनाया जो कि 82.5 से ज़्यादा है। इसके बाद में अगली पारी पर ध्यान दो, चौथी, और चौथी पारी में 113 रन बनाया, इस नाते ये भी एवरेज से ज़्यादा है। फिर आप छठवीं पारी पर ध्यान देंगे 109 रन बना तो ये भी एवरेज से अधिक है। नौवीं पारी पर ध्यान दें 104 रन है तो निश्चित तौर पे ये भी अधिक हो गया। 10वीं में 106 रन तो ये भी एवरेज से ज़्यादा हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ये कुल 5 पारियां उसकी हैं जहां पर एवरेज से ज़्यादा रन बनाया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 5, पहला विकल्प सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे फटाफट आ जाओ मेरे सूरवीरों। क्वेश्चन नंबर 33, अब सारा आपको पता है कि 35 तक पिछले डायग्राम के बेस पे सवाल लगाना है। तो कह रहे हैं आप कि पारी 1 में बनाए गए रन पारी 5 में बनाए गए रन का कितना प्रतिशत है। तो रोज रोज आपको सिखा रहा हूं कि अगर आपसे x को y के प्रतिशत के रूप में पूछे तो क्या करना आपको, x बटे y गुणे 100। ये फार्मूला तो याद है। तो अगर ये फार्मूला याद है तो अब आपको पता है इसी फार्मूले का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। मुझे ये बता दो कि पारी 1 की बात कर रहा है ये, तो पारी 1 में इसने जो रन बनाए हैं, पारी 1 में कितने रन हैं आप बताओ हमें। तो पारी 1 में हमें 108 रन दिखा। फिर मैं पारी नंबर 5 की बातें करूं तो मेरे डायग्राम में पारी नंबर 5 में 78 रन मुझे बताए गए। पारी 1 में जो रन बना पारी 5 में बनाए गए रनों का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे आप सब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और x की जगह पर 108 लिखिएगा, y की जगह पर 78 होगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 को। जरा सारे लोग कैलकुलेट करके फटाफट आंसर दीजिए कितना है। मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी, 10 सेकंड का टाइम आप सबको उत्तर बताने के लिए। शाबाश मेरे सूरवीरों, जल्दी आ गया, ठीक है। अगर आता है तो निश्चित तौर पे इसका आंसर आपका विकल्प बी यानी आपने भाग ली होगी तो 138.46% लगभग है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। किसी तरह कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो तो हमने आपको जो आपका यूपी पीईटी का स्पेशल मैथ के लिए जिसमें काफ़ी वीडियो लगभग 80 वीडियो के आसपास उसमें सरलीकरण के एक से बढ़कर एक टिप्स बताए हैं, तो आप वहाँ कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना उसको देख लीजिएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 138.46% और ये आपका क्लियर हुआ। 34 नंबर पे आ जाओ। 34 माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एवरेज की बात करें तो अभी जब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे थे 32, तो आप देखिए उसमें हमने औसत निकाला था, उसमें हमने सारा जोड़ लिया था तो 825 आया था जोड़ने पर सारे के सारे रन, और कुल 10 पारी खेला था तो बटे हमने 10 लिखा था। तो इसमें क्या हल करना है, समझो सॉल्व ही है। 82.5 रन का एवरेज आएगा और ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए 35 पर आ जाते हैं। 35 नंबर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहे हैं पहली 5 पारियों, तो पहली 5 पारियों की बात कर गई तो ठीक है, पहली 5 पारी में ले लेता हूं जिनको कि इनका कहना कि हम S1 के नाम से दिखा रहे हैं, ठीक है। आखिरी की 5 पारी जिनको कि ये S2 के नाम से दिखा रहे हैं, फिर दोनों का डिफरेंस हमें बता देना कि क्या आएगा। S2 में से S1 को घटा देना है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ले लूँ और फ्रेंड्स इनके अकॉर्डिंग S1 यानी पहली 5 पारियों के रनों को हम जोड़ दें तो आप देखिए पहली में वो 108 रन बनाता है, फिर दूसरी पारी में 65 रन, ऐसे बोलो तीसरी में 13 रन। कहाँ से, सब बार डायग्राम में आपको पता है। आगे देखें तो चौथी में बनाएगा 113 रन और पांचवी में 78। जरा ऐड करिए और बताइए टोटल कितना आ गया। फटाफट जोड़िए सारे लोग। अगर आपने जोड़ लिया तो 377 रन आया। लास्ट की
5 पारियों को जोड़ो। तो अगर लास्ट की 5 देखें तो हमें डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, कुछ करना नहीं, फटाफट सॉल्व करो। 109 रन, फिर 72 हो जाएगा, इसके बाद में 57 और फिर है 104, लास्ट में 106 आ जाएगा। इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो हमारा आता है 448। अब आप देखिए कि अगर हमने सॉल्व किया तो S1 को अभी हम लोगों ने निकाला था कि भाई ये 377 है, और S2 का हमने निकाला 448। हमें क्या बताना है, जरा बताना। हमें बताना है S2 माइनस S1 बराबर, आप ही बताइए ना, S2 कितना है, 448 माइनस 377। अगर मैं ये डिफरेंस निकालता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो सभी ने अब तक निकाल लिया होगा कि 71 आएगा, और 71 यानी विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम आपके लिए अगले डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट देखें तो डायरेक्शन में साफ साफ हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 से हम 39 की तरफ बढ़ेंगे। तो 36 से 39 में क्या बात हुई है, यह बार ग्राफ कक्षा 10 क्लास 10th की बात है कि 7 वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा जो 100 अंकों की साइंस या विज्ञान की परीक्षा में प्राप्त किए हैं, औसत अंक उनका दिखा रहा है। बहुत अच्छा, एवरेज अंक। इस आरेख का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। आपने देखा कि विज्ञान में जो विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस उसका एवरेज दिया गया है। ये भी आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने, A B C D E F G, तो ये टोटल 7 बताए गए। यहां से हम एक चीज गौर करें, डायग्राम देखो, उत्तर देने की बात है। तो आपकी इस डायग्राम में कोई टेक्निकल बात नहीं है, आपका बार डायग्राम साफ साफ दिख रहा है। नीचे यहाँ पे वर्ग यानी क्लास ABCD जो कुछ है वो बताया गया, यहाँ इनके मार्क्स आपको इंडिकेट कराए गए। जो इनके ऊपर लिखा, चाहे वो 75 लिखा हुआ हो या 65 हो, 80 हो जाए, 60, 75, 45, ये सारे इनके क्या है, एवरेज मार्क्स हैं यानी औसत नंबर हैं। इसी के बेस पे अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 36 कहता है किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए। अगर हम अपने सिर्फ बार ग्राफ को देख लेंगे और इस सारे जितने एवरेज उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, अवरोही क्रम में लगा दें, तो अगर अवरोही क्रम में लगाना है तो आप सबको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में 80 है, 80 के बाद 75 दिया गया, 75 के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास कितना दिख रहा है, 65 हो जाएगा। अगला अगर आप गौर कीजिए तो 60 नज़र आता है, फिर हमारे पास 50 आया और लास्ट में 45 है। अब यहाँ से देखने पे एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो G है 45 से ज़्यादा 50 इसी का है, तो इसका मतलब दूसरा मिनिमम मार्क्स की बात कर रहे हैं। किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम, तो दूसरा सबसे कम की बात, तो ये 50 नंबर वाला आपको साफ साफ दिख रहा है, और जो कि विकल्प G है। इस नाते क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर विकल्प G होगा, और ऐसा ऑप्शन विकल्प C में छपा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। हम चलेंगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं अब 37 नंबर का प्रश्न देखूं, 37 नंबर कह रहा है वर्ग D वर्ग A के द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात, हमें रेशियो बताना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये बताना है तो आप हमें देख के बताइए। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देख रहे हैं तो जो D वर्ग है, D वर्ग का औसत कितना है, 60, अनुपात का निशान लगा दो। A वर्ग वालों का भाई 75 है, उड़ाओ, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 4:5, और 4:5 ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए 38 नंबर पर आते हैं हम लोग। बस क्विक रिवीजन फटाफट करते जाइए। अगर मैं आप सभी के लिए 38 देखूं तो 38 को जरा ध्यान से पढ़ो। वर्ग F चलेगा के मुकाबले, या वर्ग F के अंक वर्ग C के मुकाबले
कम थे। कितने कम थे, कितने परसेंट कम थे, ये बताना है। मुझे ये बताओ कि जो वर्ग एफ देख रहे हो, वर्ग एफ बार डायग्राम में एवरेज 45 नंबर है। वर्ग सी वाला जरा बताना। तो अगर वर्ग सी बताइएगा तो निश्चित तौर पे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि वर्ग सी, तो पहले वर्ग एफ था जिसमें हमने 45 नंबर देखा, फिर वर्ग सी आ गया और इस वर्ग सी के अंतर्गत एवरेज 80 है। अगर वो पूछ रहे हैं कि एफ के बदले सी, तो ये आप फिर समझो कि एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में ही दिखाना है। तो अगर एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में दिखाना, कितने परसेंट कम की बात कर रहे हैं, तो कितने परसेंट कम की बात करेगा तो हमें सबसे पहले कमी निकालनी पड़ेगी। तो हमारा ये होगा 80, 80 में से 45। सब लोग न्योता होता खा रहे हैं ना, बढ़िया, खाते रहिए खाते रहिए और जल्दी जल्दी सवाल लगाते रहिए। 35 आ गया कमी, कमी नहीं प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का फार्मूला बार बार सिखाया हूँ, कमी बटे मूल मान गुणे 100। कमी कितनी 35, मूल मान यहाँ बोली कितना होगा 80 और इंटू कीजिएगा 100। 20 चौक 80, 20 25 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेना तो आपको निश्चित तौर पे आंसर मिलेगा 5 25 25 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 2 17, 175, 175 बटे 4। सारे लोग भा दो, 4 चौक 16, 1 17, 4 तियाँ 12, 43.75% आएगा। क्यों भाई, यही ना, तो 43.75 विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे 39। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, साथ ही साथ जरा बैठे बैठे फटाफट बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट जरूर करिए और भी आपके साथी होंगे पढ़ना चाहते होंगे उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि लास्ट टाइम में वो बैठे बैठे अगर मेरी आवाज़ कान में एक बार ध्यान से सुन लेंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देख लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के दिन वो ज़रूर करके आएंगे। चूँकि आपने पहले से पढ़ा है, ये मैं आपका सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने खुद भी आपको डिटेल में क्लास के अंदर पढ़ाया, इसका आप लाभ उठाइए। और ये आपकी परीक्षा जब कंप्लीट हो जाए तो जो लोग हमसे जुड़े हैं वो भी तत्काल अपनी ऑफलाइन बैच में उपस्थित हो जाएं। कोई नया विद्यार्थी अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नंबर, ईमेल दिए गए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और प्रयागराज में यदि आप उपलब्ध हैं तो आपका कीर्तिमान एकेडमी में बहुत स्वागत है। इंडिविजुअल बैच के अंतर्गत आप आते रहिए। फिलहाल क्वेश्चन लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 39 कहता है यदि वर्ग ए के सभी छात्रों, अच्छा, वर्ग ए के सभी छात्रों में से प्रत्येक ने अनुशासनहीनता के लिए 5 नंबर काटे गए तो उनके नए औसत क्या होंगे? देखो बढ़िया प्रश्न, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। आप सबको ये बात समझनी होगी कि जो वर्ग ए है हमारे बार डायग्राम में, तो वर्ग ए में इनका जो एवरेज है पुराना वाला वो कितना है? 75 है। अब समझो सेक्शन ए के सारे लड़के लाइन से बदतमीज हो गए इनके हिसाब से, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बदतमीजी या अनुशासनहीनता की तो उनके 5 नंबर काट लिए गए। अब इनका ये कहना है कि नया वाला एवरेज क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नए वाले औसत की बात कर रहे होंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बहुत आराम से बता सकते हो वह परसेंटेज। तो हो जाएगा 5 और बटे कर दीजिएगा 75, गुणे करिएगा 100, नो टेंशन, 5 से काट लेना तो ये आ जाएगा आपके पास 5 × 15, 5 × 15, 5 भी सही है 100, 20/3। तो 20/3 का मतलब 3 × 6 = 18, 6 सही, 2/3 या फिर 6.66 आएगा। डाट डाट तो इसे बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6.67% अप्रॉक्सीमेट। और ऐसा अगर हम ऑप्शन ढूंढें तो हमें विकल्प सी नज़र आया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए भाई, अब आपके साथ एक नया डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 46 तक हम आपसे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से जुड़ा हुआ ये सवाल भी है, जिसमें डियर स्टूडेंट्स ये साइड में आपको ये वाले जो तीनों हैं
ये संकेत दिए गए हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये बार डायग्राम चाहे 2004, 5, 6, 7 ये दिया गया। इनका कहना है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट पिछले वर्षों में विभिन्न अनाजों के उत्पादन को प्रोडक्शन को ये 100 टन में प्रदर्शित करता है। आप इस जानकारी के आधार पर पूछे गए प्रश्न के आंसर दीजिए। अगर पूछे गए प्रश्न का हमें आंसर देना है, डायग्राम हमने देख लिया, तो खाली वाला चावल है, जो ब्लैक रखा है वो हमारा क्या है, मक्का है, और जो ये स्क्वायर टाइप है थोड़ा सा मोटा शेप लगाया गया, उसमें बिंदी भी लगा दी गई, वह ज्वार को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 पर हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमसे ये कह रहा है दो विभिन्न वर्षों में कौन सी, तो दो विभिन्न वर्षों की बात की गई में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ। अब अगर हम सिर्फ अपने पाई चार्ट को देख लें, यानी बार डायग्राम को देखें, तो आप सभी लोगों को एक बात समझ में आएगी साफ साफ कि डायग्राम में एक हमें दिख रहा है सन 2004। तो 2004 में मक्के का जो उत्पादन है, तो 2004 में मक्के का उत्पादन 2006 में चावल के उत्पादन की क्या है, बराबर है। अगर ऐसा आपको भी दिख रहा है, जो कि साफ साफ है 2004 में और 2006 में, तो जो मक्के का उत्पादन है, मक्का कौन सा, ब्लैक वाला है। अगर ब्लैक वाला 2004 में देखिए तो 2004 में आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ 2006 में भी इसका है, दोनों प्रोडक्शन इक्वल है। इस नाते यहाँ करेक्ट आंसर हमें लेना चाहिए विकल्प सी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आप सभी अच्छे समझ लें कि 2004 में मक्का आपको देखना है और 2006 में चावल, दोनों के प्रोडक्शन की मात्रा इक्वल है। सो करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलिए 41 को देखेंगे। 41 ये कह रहा है कि किसी भी फसल के लिए निम्नतम तथा उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर करीब करीब कितना है। आप ध्यान दें कि 2006 में अगर हम मक्के के उत्पादन की बात कर रहे हैं तो आपको बात मक्के की करनी, कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे सब चीज़ें आपको डायग्राम से स्पष्ट हो रही हैं अगर आप ध्यान दें तो देखो 2006 में जो मक्के का मिनिमम प्रोडक्शन है वो 100 टन के बराबर है। ऐसे ही 2007 में हम ध्यान देंगे तो 2007 में 900 टन मक्के का उत्पादन हुआ। अब इसका डिफरेंस निकालना तो आधे सेकंड का काम है। 900 में से 100 घटा दें तो 800 टन का खेल बना। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, मैं 42 को कराऊं तो आपका ये कहना है कि 2004 से 7 के बीच चावल के उत्पादन के आंकड़े क्या दर्शाते हैं कि वृद्धि हुई, कमी हुई, क्या हुआ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर आप 2004 की बात मुझसे कर रहे हो तो 2004 में इतना आपको समझना है कि जो हमारा ये 2004 है भाई, तो इस 2004 में जो चावल है उसका उत्पादन हुआ 900 टन। इसी प्रकार से ध्यान दे दें तो 2007 में जो चावल का प्रोडक्शन है 2007 में वो 400 टन का हिसाब किताब हो गया। तो मुझे लग रहा है कि अगर 900 से 400 आता उत्पादन तो प्रोडक्शन में तो डिक्रीज हो रही, कमी हो रही, कितने की, 500 टन की। अब इनको आंसर देना है तो आप चिंता क्यों करेंगे, सीधे लिखिएगा 500 और बटे लिखना 900 गुणे 100, 2 जीरो कैंसिल कर देना। 500 को 9 से भाग करिए तो 9 पच्चे 45 और 9 पच्चे 45, तो ये लगभग आएगा आपका 55.5% के आसपास कमी। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए तो हमारा ऑप्शन पूर्णांक में छपा है, तो ऐसी सिचुएशन में निकटतम उत्तर लेना है तो हम इसको दिखाएंगे कमी, लेकिन कितने की, 55 की। एग्जैक्टली आना रहा है, आंसर आ रहा था 55.5। विकल्प से उत्तर चुना तो विकल्प भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन 43, मक्का के उत्पादन में कितने गुणा की वृद्धि, यानी गुणा मतलब टाइम्स, बार बार सिखाए हो ये होता है टाइम्स, गुना, गुनी, गुणा। आप हमें एक बात बताएं कि 2004, तो 2004 अगर आप देख रहे हैं डायग्राम में तो 2004 में मक्के का उत्पादन हुआ 300 टन।
ऐसे 2007 मुझे दिख रहा है जिसमें मक्के का उत्पादन 900 टन हुआ। तो 3 में अगर 3 का गुणा कर दे, 3 त्रिके 9 आएगा। तो आप बड़े ताव से कह सकते हैं कि जो 3 गुना की वृद्धि हो रही है, 3 गुना, वो कब हो रही है? तो आपको दिख रहा है 2007 में हो रही है। 2007 में आपका आंसर हो गया। 44 नंबर देखो, अगर हम 44 नंबर पे चर्चा कर रहे हैं तो किस वर्ष में सभी तीनों फसलों, अच्छा, तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। अब ये भी डायग्राम से ही आंसर क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं 2007 को देख पा रहा हूं और पिछले 2006 को देखिए कि तुलना में तीनों फसलों के उत्पादन में, डायग्राम में साफ साफ बातें नजर आ रही हैं कि 2007 में पिछले 2006 की तुलना में तीनों फसलों में वृद्धि हुई है। सो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 45वें सवाल को अब हमें समझना चाहिए। किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले, अच्छी बात है, ज्वार वाला डायग्राम ध्यान दीजिए, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो 2004 को ध्यान दीजिए। 2004 में जो ज्वार का उत्पादन है, तो उस ज्वार के उत्पादन को हम 450 टन देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम 2005 की बातें देखते हैं तो 2005 में इनका 900 टन का प्रोडक्शन हुआ। अब सवाल है कि 2004 की तुलना में 2005 का उत्पादन कितने गुना बढ़ गया? तो अगर कितने गुना बढ़ना है तो सीधे कह देना क्वेश्चन मार्क बराबर 900 और बटे 450। तो 450 दूना 900, इसका अर्थ है कि 2 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो 2 गुना बढ़ गया, तो कब बढ़ गया? 2005 में। ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए 46 नंबर का प्रश्न अब देखेंगे हम। 46 क्या कह रहा है? किस वर्ष किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई? चित्र देखो, उत्तर दे दो फटाफट मेरे सूरवीरों। आप ध्यान दें तो 2006 में जो मक्का है, मक्का के उत्पादन में 2005 की तुलना में सर्वाधिक आपको गिरावट नजर आ रही, यानी माइनस हो गया वो। तो ऐसी स्थिति में करेक्ट आंसर विकल्प बी देना है कि 2006 में मक्का का उत्पादन 2005 की तुलना में गिरावट दिखा रहा है, इस नाते करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने ये ग्राफ के बेस पे क्लास को समापन की तरफ बढ़ाते हैं और अब हम देखेंगे 47 से लेकर 49 तक क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है 47 से 49, 400 छात्रों के एक संस्थान में 3 विषयों ABC के पास प्रतिशतता को इस वेन डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। तो वेन डायग्राम में सारे डाटा आपको दिख रहे हैं कि ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, सी वाले कितने हैं। ये सारा डाटा आपको दिख रहा है कि केवल ए वाले 16 हैं, केवल बी 22 हैं, केवल सी 21 है। ऐसे ये तीनों हैं, 4 ऐसे जो तीनों में हैं विषयों में नंबर, इनके परसेंटेज ये 2-2 को दिखा रहा है ये। तो डायग्राम के बारे में आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं सवाल सीधे लेता हूँ। तो 47वां कहता है कितने छात्रों ने बी और सी दोनों में पास किया? तो कितने छात्रों ने बी और सी? तो डियर स्टूडेंट्स देखो, बी और सी में एक तो ये वाला कॉमन हो रहा है और दूसरा ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे b प्लस सी कर दूँ तो 4 और प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 9 का। अब आप परसेंट की बात कीजिएगा तो ठीक है, कितने छात्र बनेंगे? टोटल कितने थे? 400 थे। ये 9 क्या है? प्रतिशत, चूंकि ये सारा कुछ क्या है? प्रतिशत में दिखाया गया है, तो 9% होगा। 0 0 काट दो, 9 चौक 36 आ जाएगा। 36 यानी विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आप सबका क्वेश्चन नंबर 48 लेने जा रहा हूं। कितने छात्रों ने न्यूनतम एक परीक्षा पास नहीं की? बढ़िया सवाल। आपको अभी भी बताया हमने
कि जब आता है कुछ जो अपना डायग्राम था उस डायग्राम को आपने देखा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि केवल एक एक सिंगल विषय, जैसे ए में पास, तो आप अपना डायग्राम देखें वहाँ 16 लिखा हुआ था। ऐसे जब केवल बी में पास की बात आई थी तो केवल बी वाले कॉलम में 22 दिख रहा था। ऐसे जब केवल सी में पास करने की बात आई तो 21 लिखा था। फ्रेंड्स, ऐसे ए और जब बी दोनों को पास करने के लिए बोला तो 4% छात्र थे। ऐसे बी प्लस सी में जब दोनों में पास होने की बात आई तो वहाँ पे भी हमें 5% छात्र दिखे। सी प्लस ए पे ध्यान दो, तो अपने सब वेन डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा है कि वो 3 थे। तो यहाँ पे और तीनों विषयों में यानी ए, बी और सी में देखें तो 4 छात्र थे। लेकिन हमारे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि कितने छात्रों ने न्यूनतम एक परीक्षा पास नहीं की, यानी ऐसे कितने छात्र हैं जो 2 विषय या 3 विषयों को पास किए हों। ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ लिखना क्वेश्चन मार्क बराबर 2 या 3 विषयों में पास होने वाले एक तो 4 हो जाएंगे, फिर दूसरा हमारे पास 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। अगर इन सारे नंबर्स को जोड़ो तो 16% आएगा। तो ये आपका कितने टोटल थे 400, और 400 का 16%, फटाफट बोलो 16 चौक 64 आएगा। करेक्ट आंसर 64 यानी विकल्प ए। अब हम आपके लिए ग्राफ के बेस पर इस सीरीज का अंतिम सवाल अगली वीडियो में, अब हम आपकी जो डिमांड है कि तालिका वाले क्वेश्चन पढ़ाए जाएं, आज आपने खूब कमेंट किए तालिका के लिए, तो फटाफट अगली क्लास तालिका की आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। उसके सवाल को भी आप देख लें। फिर वही कहूँगा, पढ़ाया तो सब हूँ, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो आपकी बात मैं मानूंगा। आगे तालिका के लास्ट रिवीजन के लिए क्वेश्चंस कराऊंगा। कितने छात्रों ने ए या बी पास किया परंतु सी पास नहीं किया। ऐसे छात्रों का प्रश्न जिन्होंने ए या बी विषय में पास किया, तो देखिए ए या बी विषय में पास की बात करूं तो हमें एक जगह दिखा 16 केवल थे, फिर 4 थे और फिर 22 थे, 22। इनको ऐड कर दिया जाए तो 16 4 20, 22 42 हो जाएगा, 42%। ए या बी विषय में पास कुल छात्रों की संख्या की बात आ रही है, तो आप बता दीजिए कुल 400 लोग थे, उसका 42%, तो 2 जीरो हमने काट दिए हैं और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 लोग होंगे। ऐसा ऑप्शन सी है, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि हमने आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे। इसमें विशेष तौर पे सारे के सारे यूपी SSSC यानी लखनऊ अधीनस्थ के द्वारा पूछे गए प्रश्न थे और इससे आपने उनके ट्रेंड को अच्छे समझा। बाकी रही बात क्लास की, तो हमने डिटेल में आपको ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाई हैं। इसके अलावा यहाँ चैनल पर भी हमने 4 क्लासेस पहले से दे रखी थी। अगर आपने उन चीज़ों को देखा हुआ है तो ये सारे सवाल आपको बहुत इजी लेवल के लगेंगे। एक बात और क्लियर कर दूं कि बहुत हार्ड यहाँ नहीं होना है। ऑफलाइन में आपने देखा कि मैंने कितने हार्ड सवाल कराए, तो यहाँ बहुत हार्ड नहीं होना। पीईटी का एग्ज़ाम देना, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आपका जो अगला पार्ट है यानी तालिका के नाम पे है, जिसे हम टेबुलेशन कहेंगे, तो हम आपको अगली क्लास में टेबुलेशन के बारे में समझाएंगे। और साथ ही साथ आप सभी लोग, अगर कोई विद्यार्थी चैनल को पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब भी कर ले और भी अपने मित्रों को बताइए, सारे लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।